नमस्कार, पांच का पंच में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। देख रहे हैं आप INS 24/7। तो पांच का पंच में सबसे पहले हम बात करते हैं आज होने वाली बेहद अहम मुलाकात की, यानी कि मोदी ट्रंप मुलाकात की। आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति से लेकर अमेरिका ईरान डील और ट्रेड डील पर बातचीत होगी। दूसरी खबर UBT में बगावत की, यानी कि उद्धव बालासाहब ठाकरे गुट शिवसेना का। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे यानी कि UBT के कई लोकसभा सांसद बगावती रुख अपना सकते हैं और अलग गुट बनाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंप सकते हैं। इसी बीच उद्धव गुट ने संभावित टूट को रोकने के लिए व्हीप जारी कर आपात बैठक बुलाई है। तीसरी खबर UCC को लेकर है। UCC बिल को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र में UCC बिल पेश होगा। बाबा महाकाल की कृपा से UCC इसी सत्र में पारित होगा। चौथी खबर रहेगी कोरिया से। यहां बीजेपी नेता की हत्या के बाद सियासत हो रही है। पांचवी खबर भोपाल से रहेगी। यहां नीट एग्जाम को लेकर सीएम और DGP ने बैठक कर जरूरी निर्देश दिए हैं। इन पांच खबरों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे, ब्रीफ में हम बातचीत करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम हमारे विशेषज्ञों से, सहयोगियों से भी चर्चा करेंगे इन खबरों पर। चलिए पहली खबर से शुरुआत करेंगे। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान G7 शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 मिनट तक बातचीत हुई और वे आउटरीच सेशन में भी एक साथ बैठे नजर आए। यह मुलाकात करीब 16 महीनों बाद हुई है। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात फरवरी 2025 में व्हाइट हाउस में हुई थी। बता दें कि आज पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता होने जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि हॉर्मुज की मौजूदा स्थिति से लेकर अमेरिका ईरान डील और ट्रेड पर बातचीत होगी। दोनों नेताओं के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता को लेकर भी उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिसमें पश्चिम एशिया संकट, हॉर्मुज की स्थिति, ऊर्जा सुरक्षा, भारत अमेरिका ट्रेड डील और H1B वीजा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। खासकर व्यापार समझौते और समुद्री सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पर विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर एक ही मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन विषयों को प्रधानमंत्री ने उठाया होगा, संभवतः जो 3 नाविकों की मौत हुई, यानी कि इस वजह से हम इसे समुद्री सुरक्षा पर बातचीत बता रहे हैं, और दूसरा भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील है उस पर क्या बात हुई होगी? अभी तक आमतौर पर मोदी जी के कार्यकाल में हमने देखा है कि ट्रंप से जब भी मुलाकात हुई है तो मोदी जी बहुत गर्मजोशी से मिले, लेकिन इस बार मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी कहीं ज्यादा दृढ़ नजर आए और उन्होंने वो गर्माहट नहीं दिखाकर ये संदेश दिया अमेरिका को कि भारत जो है वो अमेरिका के द्वारा जो कूटनीतिक तौर पर संदेश दिए जा रहे हैं, खासकर 3 भारतीय नागरिकों की मौत कहें आप, टैरिफ को ले लें या पाकिस्तान से संबंधों को लेकर, तो भारत ने कई बातों को जाहिर किया है, लेकिन भारत ने अपना कड़ा विरोध भी दर्ज करा दिया है। उस कड़े विरोध को आप उस मोदी जी और जो ट्रंप है उस मुलाकात में आपने महसूस भी किया होगा। जहां तक सवाल टैरिफ का है या ईरान के मुद्दों को लेकर है, तो ऐसा लगता है कि इस मुलाकात में उन मुद्दों पर बात नहीं हुई है। वो मुलाकात जो है अभी आज एक बार फिर दोनों राजनेता मिलने वाले हैं, लेकिन हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का एक सबसे महाशक्तिशाली राष्ट्र, तो जब दोनों के राष्ट्राध्यक्ष मिले तो निश्चित तौर पर यह मिलना इसलिए भी ठीक था क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले दो ढाई दशकों में अब अचानक रसातल में जा रहे हैं और उनको बचाना बहुत जरूरी है। और इस कारण से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की ये जो मुलाकात है, यह मुलाकात जो है बहुत प्रासंगिक नजर आती है, खासकर दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य करने की दृष्टि से। सचिन जी, बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी सियासी उलटफेर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासत गरमाई हुई है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने 2 सांसदों के साथ स्पीकर से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी कि यूबीटी के कई लोकसभा सांसद बगावती रुख अपना सकते हैं और अलग गुट बनाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंप सकते हैं। इसी बीच उद्धव गुट ने संभावित टूट को रोकने के लिए व्हीप जारी कर आपात बैठक बुलाई है और स्पीकर को पत्र लिखकर किसी भी बागी गुट को मान्यता न देने की अपील की है। बताया जा रहा है कि पार्टी के 9 में से 6 से 7 सांसद शिंदे गुट की ओर जा सकते हैं, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई है। वहीं संजय राउत ने साफ कहा कि जो जाना चाहता है वह इस्तीफा देकर जाए, पार्टी किसी भी बगावत को स्वीकार नहीं करेगी। तो इतिहास ऐसा लग रहा है कि खुद को एक बार फिर दोहराने वाला है। महाराष्ट्र में पार्टी एक बार बुरी तरह से टूट चुकी है और एक बार फिर से ऐसा होता नजर आ रहा है। अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या है, तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर उसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? म्हणतो श्रद्धा म्हणतो, अहो खासदार आमदार इथादाणे जातात। आज आम्ही खासदारात उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। हा, उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। कोण जातायत हे? नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। तो ये उनकी अंदरूनी बातें वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। ऑपरेशन टाइगर हो रहा है, ऑपरेशन ऐसा हो रहा है। अरे आपके खासदारों को आपने संभालना ये जरूरी था, वो आप संभाल नहीं पाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। देखो संजय राउत ने अभी आपने देखा होगा प्रेस में उन्होंने गाली दी। अरे वो एक जिले का नेतृत्व करते हैं, बहुत साल के पुराने लोग हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी तो उनका जीवन व्यतीत किया है इसमें पार्टी में, ये एक दिन में उठ के वो एमपी बन गए। इस तरीके से उनको गाली देना, उनका अपमान करना, मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं थी। ये देखिए, पहले हमने ये सब कुछ टीएमसी में देखने को मिला, यानी कि तृणमूल कांग्रेस में। जैसे ही ममता दीदी चुनाव हारी, उसके बाद उनके विधायक बड़ी संख्या में उनका साथ उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उनके सांसद 20 सांसद लगभग उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और अब उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट को बड़े परेशानी हो रही है। यानी कि उद्धव ठाकरे यूबीटी गुट के सबसे बड़े नेता हैं और अब जितने उनके पास सांसद हैं उनमें से लगभग 6-7 सांसद उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसी खबर है। तो ये महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। संजय राउत को आपने सुना, यूबीटी गुट के बड़े नेता हैं और उन्होंने सीधा कहा कि भाई ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा, यदि कोई जाना चाहता है तो वो इस्तीफा दे करके जाए। लेकिन यहां हो ये रहा है कि जो बागी सांसद हैं वो स्पीकर के पास जा सकते हैं लोकसभा के, यानी कि ओम बिरला के पास जा सकते हैं और वो ये मांग कर सकते हैं कि हमें अब इस गुट की जिम्मेदारी दे दी जाए, यानी कि अब ये गुट हमारा होगा और एक बार फिर पार्टी टूट सकती है। हालांकि ये अभी साफ नहीं है कि जितने सांसद हैं जो कि उद्धव ठाकरे के फैक्शन से दूर जाना चाहते हैं, वहां से अलग होना चाहते हैं, वो अपनी अलग पार्टी बनाने की मांग करेंगे या सिर्फ शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य में समान नागरिकता संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। इससे विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे पारिवारिक मामलों को सभी धर्मों के लिए एक समान बनाने के लिए इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। सरकार ने आम जनता से राय और सुझाव आमंत्रित किए हैं। आप अपने सुझाव उच्च स्तरीय समिति समान नागरिकता संहिता के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदाय की परंपराओं और अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। बता दें कि मानसून सत्र में इसका विधेयक विधानसभा में पारित कराने की तैयारी है और इसे 2026 की दिवाली तक पूरे राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात कर रहे हैं। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ में इस पर है। अनुराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूसीसी जो कुछ बीजेपी शासित राज्यों में पहले से ही लागू है, अब मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी है। विपक्ष इसे किस तरीके से देख रहा है? सरकार सभी धर्मों के लोगों को किस तरीके से ये यकीन दिलाने वाली है कि इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ धर्म के जो लोग हैं वो अक्सर यूसीसी को लेकर के विरोध करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपसे जानने का प्रयास करेंगे। सरकार इसलिए बकाया ऑनलाइन लिंक है, इस पर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें एक बहुत स्पष्ट रूप से जो है प्रावधान किया गया है, वो है फिलहाल यूसीसी से अलग रखने का। उसका कारण सरकार ने हालांकि ये बताया है कि आदिवासियों के पास में वो पुराने दस्तावेज जरूरी नहीं है जो यूसीसी में आवश्यक कहे गए हैं, मांगे गए हैं, क्योंकि उन्होंने इसका कारण इलिटरेसी और पिछड़ापन बताया है। ये तो हो गई आदिवासियों की बात और सुझाव की बात। अगर विपक्ष का, जैसा आपने सवाल किया है, विपक्ष ने इसका ये कहकर विरोध कर दिया है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथकंडा है। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, खासतौर पर अगर हम देखें तो आरिफ मसूद ने तो खुलकर मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार ऑनलाइन वीडियो जो है वो शेयर करते नजर आ रहे हैं और ये भी अपील कर रहे हैं कि जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उस पर जरूर जो लिंक है उस पर फीडबैक दें ताकि स्थिति को जो है वो सामने लाया जा सके। तो कुल मिलाकर फिलहाल तो सियासत जारी है, पर दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी भी है, मसौदा तैयार है और मानसून सत्र में जो है आप देखेंगे ये विधेयक ले आया जाएगा। लेकिन अनुराग जी, इसमें तो कोई समस्या देखने को नहीं लगती है कि अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तो वो सभी धर्मों में एक समान होना चाहिए, कि मतलब बेटी को जितना मिल रहा है बेटे को उतना मिलना चाहिए, जितना सबको मिल रहा है उतना मिलना चाहिए। ऐसे ही शादी का भी होना चाहिए, तलाक का भी होना चाहिए। तो इसमें समस्या क्या है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर ये देखें तो अधिकांश बातें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो वो कहीं पर भी ऑब्जेक्टेबल तो नहीं लगती, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के हिसाब से भी सोचता है और शायद यही कारण है कि आप देखेंगे कि कुछ खास धर्म विशेषों के द्वारा इसका लगातार जो है कहीं ना कहीं हर राज्य में विरोध किया गया है। मध्य प्रदेश में भी तकरीबन वही परिस्थितियां, वही स्थितियां और वही शर्तें हैं, पर इंतजार इस बात का रहेगा कि कुछ नए प्रयोगों के साथ में क्या मध्य प्रदेश में जो लोग बाहर के प्रदेशों में विरोध कर रहे हैं वो समुदाय स्वीकार करते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, देखने वाली बात होगी। अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। नीट एग्जाम को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी सावधानी बरती जा रही है। इसके पहले तैयारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। परीक्षा के सुचारू और पारदर्शी आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार परीक्षार्थियों के आवागमन सहित आवश्यक सुविधाओं के लिए भी व्यापक प्रबंध कर रही है ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं नीट एग्जाम को लेकर पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में पहली बार 38 साइबर कमांडो सक्रिय रहेंगे।
होंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन गतिविधियों की लगातार निगरानी करेंगे। किसी भी तरह की अफवाह, पेपर लीक या संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो नीट री एग्जाम होना है 21 तारीख को, 21 जून को, और इसके लिए पूरे भारत में सरकार ने बड़ी तैयारी की है। देखिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इसका एस्कॉर्ट है। जो पेपर आएंगे वो एयरफोर्स की मदद से आएंगे। नीट को लेकर के हमारी सरकार भारत सरकार के साथ लगातार संपर्क में भी है और वो सारे प्रबंधन कर रहा है जिसमें किसी कारण से भी दोबारा ऐसी नौबत ना आए जो बीते समय हुई थी। ये भी बात सही कि नीट के समय 11 बजे से जो बच्चे आएंगे उनके रोल नंबर, उनके फार्म का वेरिफिकेशन, ऐसे कई काम करेंगे। हमने निर्देश जारी किए हैं जहां शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवागमन की थोड़ी कठिनाई है तो वहाँ बसें बड़े महानगरों में लगा देंगे। वहाँ रिफ्रेशमेंट का सेंटर चालू करने के लिए भी हमने कहा, पीने का पानी, छाया का इंतजाम, जिनके अभिभावक आए उनके लिए भी वो वहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर बच्चों के साथ अपना समय और बच्चों को अंदर छोड़कर भी उनका अपना समय ठीक से गुजरे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बताया कि पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं और किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि 21 तारीख को नीट यूजी 2026 इस पेपर का री एग्जाम हो रहा है। ये पेपर एक बार लीक होने की वजह से टाल दिया गया था, यानी कि पेपर तो हुआ था लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया था और अब 21 जून ये नई तारीख है और केंद्र सरकार ने इस बार की परीक्षा के लिए बड़ी तैयारी की है, बड़े लेवल पर तैयारियां की हैं। साइबर कमांडोज तक लगाए गए हैं काम में। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा पेपर्स का वो एयरफोर्स करेगी, यानी कि भारतीय वायुसेना। 5 का पंच फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।